से लड़ने से पहले आज हमारी बात हम करें बहुजन 80%, 85% क्यों नहीं डर रहे हैं? मोदी जी की बात कर लो या बीजेपी की बात कर लो, क्यों नहीं डर रहे? उनको पता है इनके अंदर बिखराव है। बात तो कर लेंगे ये बहुजन की, लेकिन इतने इनके अंदर इतना बिखराव है जिनकी कोई सीमा नहीं है, और सबसे ज्यादा धार्मिक बिखराव है। 1956 में 3.5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। आज बहुजन कितने बौद्धिस्ट हैं? उस 1956 में अगर 3.5 लाख लोग अपनाया था, तो आज तो कम से कम होने चाहिए 10-15 करोड़ तो होने चाहिए। कितने हैं? हम बाबा साहब की तस्वीरें या बाबा साहब का नाम ले लेंगे, लेकिन घर में मनुवादी ताकतों से ही कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस रहेंगे। गांवों में जाना पड़ेगा, हमें एक चेन बनानी पड़ेगी, दिल्ली से लगा के देश के प्रत्येक गांवों में चेन से हमें जोड़ना पड़ेगा लोगों को। जब तक ये नहीं कर पाएंगे, अवश्य आने वाले समय में समस्या और ज्यादा पैदा होने वाली है, और इसमें 3-4 और चीजें ऐड हो जाएगी। इतना होगा, दूसरा कुछ होना नहीं है। आज बहुजन समाज के विकास में मैं हमारे वकील साहब को मेरी ओर से कुछ मैसेज देना चाह रहा था। मतलब कोई विशेष नहीं था, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा 5 मिनट बैठे सर। आज संविधान की बदौलत मुझे इस उम्र में और क्षेत्रीय पार्टी, हमारी ट्राइबल पार्टी से चुन के संसदीय क्षेत्र, साथ ही पूरे देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ों, बहुजनों का नेतृत्व करने का अवसर मिला। मैं विशेषकर सबको सुनने आया था, और मेरे जो विचार हैं वो, और विशेषकर सर के बाद तो जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे उस समय से सर के वीडियो हम देखते थे। आज शायद पहली बार हमारी मुलाकात हुई, लेकिन परिचय भी नहीं हो पाया। काफ़ी प्रभावित थे आपसे, आज भी हैं भले, और आपको लगता है कि आप अकेले यहाँ संघर्ष कर रहे हो, लेकिन देश के प्रत्येक कोने में आपकी जो बातें हैं लोग उनको सुनते हैं और उनसे उनको आत्मविश्वास मिलता है। ऐसे कई सामाजिक पदाधिकारी, संगठन के पदाधिकारी हैं। आपका मेहनत कहीं असफल नहीं जाएगा, परिणाम देगा एक दिन। हम ये जो बिंदु हैं, तो ये समस्या है एक तरह की, और इसका समाधान कैसे करना है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब ये समाधान या समस्या जो है, ये समस्या पैदा कहाँ से हो रही है? ये समस्या कौन पैदा कर रहा है? क्या उस ताकत को हम पहचान पा रहे हैं? वो पहचानने के बाद उससे लड़ पा रहे हैं? मैं जहाँ तक समझा, ये जो समस्या पैदा हो रही है, और ये समस्या पैदा करने वाली जो ताकतें हैं, उन ताकतों ने बहुजनों को मानसिक रूप से गुलाम बना रखा है। हम बात करते हैं एकता की, लेकिन हम बटे हुए हैं बहुत जोरदार तरीके से। ग्राउंड पे जाएंगे बहुत जोरदार तरीके से। ओके, धन्यवाद। ग्राउंड पे जाएंगे तो बहुत जोरदार तरीके से बटे हुए हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने 1956-54 के आसपास 3.5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, और शायद इनके जीवन का वो अंतिम काल था। वो बीमार थे और उनको ख्याल ये आया कि मुझे हमारे जो बहुजन है, दलित है, आदिवासी है, उनको एक मैसेज देना है। और उसी उद्देश्य से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया। और उस सभा के अंदर जो उनके जो कमेंट थे, कई साथियों को जानकारी में होगा, और इससे पहले 1935 में कहा था, मैं अज्ञानता वंश हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन ये मेरे बस में है कि मैं मरूंगा नहीं। और इसीलिए जब बीमार थे उनको लगा कि मेरा अंतिम समय है,
और मुझे देश के आने वाली पीढ़ी को, मेरे अनुयायी को मुझे एक मैसेज देके जाना है। अब जब ये मैंने बात बोली, जो बाबा साहब ने बोला था और उसी को मैंने रिपीट किया, अब इस बात बोलते ही मेरे को लेके कहेंगे ये तो धर्म विरोधी। बाहर से तो बोलेंगे, लेकिन इस चैम्बर में बैठे हुए उनमें से भी कई जने बोलेंगे कि ये धर्म विरोधी। और धर्म के हमारे सामाजिक संगठनों के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है या बीमारी है कि हम दो चीजों को छोड़ देते हैं, धर्म और राजनीतिक। कहते हैं कि राजनीतिक गंदी चीजें, इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। दूसरा, धर्म के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए। अब चलो मान गए इस दो विषय पे अपन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मुझे बता दें कि इन समस्याओं का पैदा होना क्या ये दो मुख्य कारण है कि नहीं है? राजनीति की वजह से, दूसरा हमारे अंदर इतना धार्मिक बंटवारा है और हम लोग ये समस्या है कि धर्म की लड़ाई होगी सब सबसे आगे रहेंगे, लेकिन अधिकारों की लड़ाई होगी तो बहुजन आगे खड़ा नहीं रहेगा, ना एकजुट हो पाएगा। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि आप धार्मिक मत रहो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप धर्म की लड़ाई लड़ने मत जाओ, पर मेरा ये कहना है कि जब खुद के राइट्स की बात आती है तब हम पीछे क्यों हैं, उस तरफ ज्यादा आकर्षित क्यों हो रहे हैं। हमने कहा कि जातिगत जनगणना, अब जातिगत जनगणना की हम बात कर रहे हैं, सरकार ने कह भी दिया, हम संतुष्ट हो गए। लेकिन जातिगत जनगणना से पहले की जनगणना ही नहीं हुई, 2011 से लगा के आज तक जनगणना ही नहीं हुई। जनगणना के बाद जातिगत जनगणना की बात है। सरकार ने बिहार चुनाव को देखते हुए, बिहार चुनाव को, इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा बिहार चुनाव में पड़ना था और उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कह दिया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और विपक्ष ने इस मुद्दे को छोड़ के दूसरे मुद्दे पकड़ लिए। अगर बिहार चुनाव के दौरान ही अगर इन मुद्दों को पकड़ा होता तो शायद कुछ हद तक आज जो स्थिति वो नहीं हुई होती। हमारी लड़ाई बीजेपी से भी नहीं है, हमारी लड़ाई कांग्रेस से भी नहीं है, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई सबसे पहले अपनों से है, अपनों से है, क्योंकि हम एकजुट नहीं हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं। भले इस स्तर पे नहीं लड़ रहे, लेकिन ग्रामीण लेवल पे गांवों में आज बटे हुए जोरदार, हम कहते हैं छुआछूत के शिकार हैं, मनुवादी ताकतों से एक्सेप्ट, लेकिन हमारे अंदर भी कैटेगरी बनी हुई है। एससी की बात करो, ट्राइबल की बात करो, मैं ट्राइबल कम्युनिटी सत्ता मेरी बात करूंगा, मेरे अंदर बात, हमारे बात आ जाएगी। गोंड कहेंगे हम ऊपर है भील, मीणा कहेंगे हम ऊंचे हैं ये भील नीचे है, भील कहेगा हम सुपर हैं गरासिया, सहरिया, हमारे अंदर डिवाइडेशन है। मैंने कई सीनियर अधिकारियों को देखा है, कहते हैं कि एसटी कैटेगरी से, फिर कहते हैं कि नहीं हम वो वाले एससी नहीं, हम तो वो वाले एससी, हम वो वाले एसटी नहीं, हम तो वो वाले एसटी। आज कैटेगरी की बात करें या बहुजनों की बात करें, हम प्रमाण पत्र से एसटी एससी हैं, न कि विचारों से एसटी एससी नहीं है अधिकतर नहीं है। और वो विशेषकर अधिकारी वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, वही सब ज्यादा समस्या है। प्रमाण पत्र से है, सिर्फ प्रमाण पत्र के लिए है, दिल से और विचारों से नहीं है। कुछ लोग आए हैं आगे, उनके साथ प्रताड़ना भी हो रही है, उनको अत्याचार भी हो रहा है, उनको ट्रांसफर भी हो रहे हैं, उनको पनिशमेंट भी हो रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे भी हो रहे हैं, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं वो उनका साथ नहीं दे पा रहे। दूसरों से लड़ने से पहले आज हमारी बात हम करें, बहुजन 80%, 85% क्यों नहीं डर रहे हैं? मोदी जी की बात कर लो या बीजेपी की बात कर लो, क्यों नहीं डर रहे? उनको पता है इनके अंदर बिखराव है, बात तो कर लेंगे ये बहुजन की, लेकिन इनके अंदर इतना बिखराव है जिनकी कोई सीमा नहीं है, और सबसे ज्यादा धार्मिक बिखराव है। 1956 में 3.5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। आज बहुजन कितने बुद्धिस्ट हैं? उस 1956 में अगर 3.5 लाख लोग अपनाया था, तो आज तो कम से कम होने चाहिए 10-15 करोड़ तो होने चाहिए। कितने हैं? हम बाबा साहब की तस्वीरें या बाबा साहब का नाम ले लेंगे, लेकिन घर में मनुवादी ताकतों से ही
कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस रहेंगे। मैं सोशल जस्टिस कमेटी में था, हम गए थे त्रावणकोर, जो वर्तमान में तिरुवनंतपुरम के नाम से जाना जाता है। सोशल जस्टिस कमेटी में एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के ही सारे एमपी थे। हमने दर्शन करने गए वहां पर, और जिस जगह दर्शन करने गए थे उसी जगह के थोड़ा सा पास में नांगली का भी छोटा सा मंदिर था। बहुजन वहां दर्शन करने नहीं गया। उस लेडीज का नाम सुना होगा आप सबने, कि देश में जब महिलाओं पे स्तन टैक्स लगा था, कि स्तन ढकने के लिए टैक्स देने की परिपाटी थी त्रावणकोर के अंदर, और उस महिला ने उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, और इससे प्रताड़ित होकर उस महिला ने अपने खुद के स्तन काट के दे दिए थे। और जिस राजा ने स्तन टैक्स लगाया था बहुजनों पे, उसी राजा के मंदिर में बहुजन आज दर्शन करने जा रहा है, लेकिन बहुजनों के लिए जो लड़ने वाली महिला थी उसको दर्शन तो दूर की बात है, उसको जान भी नहीं रहे। ये एक सैंपल उदाहरण बताया मैंने, ऐसे कई उदाहरण हैं। तो सब एक हम कहते हैं हम पढ़े लिखे हो गए, हम शिक्षित हो गए, हमारे समाज में बहुजन हम तो शिक्षित है। हम शिक्षित नहीं है, अब पढ़े लिखे जरूर हो सकते हैं, शिक्षित तो हमारे पूर्वज थे। आज हमारी नजर में एजुकेशन की परिभाषा क्या है? जिसने डिग्रियां कर ली, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी नौकरी लग लिया, वो शिक्षित है, ये कहते हैं हम। जो गांव में रहता है, कभी स्कूल नहीं गया है, नहीं गया, उसको हम कहते हैं शिक्षित नहीं है। वो शिक्षित है, उसको नॉलेज था हर चीज का, सही गलत का भी फैसला कर पा रहा था। आज हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं थोड़े बहुत, लेकिन पढ़े लिखे कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि हमको सिर्फ पढ़ना और लिखना आ रहा है, और पढ़ना और लिखना भी वही आ रहा है जिन्होंने दूसरों ने लिखा है। गूगल पे आज से कुछ समय बाद आज भी मिलेगा, भारत को पूर्ण आजादी किसने दिलाई? भारत को पूर्ण आजादी आरएसएस ने दिलाई है, गूगल पे बता रहा है। और हमारा पढ़ा लिखा अधिकारी कहेगा बात सही है। उसका तर्क क्या दे रहे हैं कि गोवा के अंदर जो पुर्तगाली थे, तो अंग्रेज तो चले गए लेकिन पुर्तगाली नहीं गए थे, और पुर्तगालियों को आरएसएस के स्वयं सेवकों ने जाके भगाया और वहां पर तिरंगा लहराया। तो भारत को पूर्ण आजादी किसने दिलाई? उस हिसाब से जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उस हिसाब से किसने दिलाई? आरएसएस ने दिलाई। गूगल पे किताबों में पूरा अतिक्रमण कर लिया, दिमाग से निकाल देना कि हम किताबें ही पढ़ के ज्ञानी बन जाएंगे, पॉसिबल नहीं, क्योंकि किताब के अंदर कलम चढ़ाया जा रहा है, हर चीज को मॉडिफाई करके उनके अनुरूप तैयार किया जा रहा है, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे उनके अनुरूप भेजा जा रहा है, और बाकी जगत आप देख ही रहे हो। तो हमें हमारे जो राइट्स हैं या हमारे जो ये है, इनके लड़ने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, हमको सुधरना पड़ेगा। जिस ताकतों से हम लड़ने जा रहे हैं उन्हीं ताकतों का अनुसरण करने जाएंगे, अपने घरों में बिठा के रखेंगे तो नहीं लड़ पाएंगे, बातें जरूर कर देंगे। और जो भी लड़ रहा है उसके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो वहां हम सबको मिलकर साथ देने की जरूरत है। एज ए सांसद के तौर पे मेरी संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा, और लोकसभा चुनाव में 2 संसदीय क्षेत्र सबसे ज्यादा चर्चित हुए थे, एक तो था अयोध्या और दूसरा बांसवाड़ा। अब अयोध्या किस लिए हुआ आप सब जानते हो, बांसवाड़ा किस लिए हुआ? लगभग शायद पीएम साहब का सबसे अधिक भाषण 45 मिनट का मोदी जी का, और सबसे विवादित भाषण बांसवाड़ा में रहा था। आपने सुना होगा मंगलसूत्र, घुसपैठिए, अधिक बच्चे, कहां दिया था ये भाषण? मेरे संसदीय क्षेत्र में। लेकिन हमारे लोगों को वैचारिक रूप से हमने कह दिया हम आर्थिक रूप से कमजोर रहेंगे चलेगा, लेकिन वैचारिक रूप से हमको अमीर रहना है, मजबूत रहना है। ये काम हम लोगों ने किया है। वहां गांवों में जाना पड़ेगा, हमें एक चेन बनानी पड़ेगी, दिल्ली से लगा के देश के प्रत्येक गांवों में चेन से हमें जोड़ना पड़ेगा लोगों को। जब तक ये नहीं कर पाएंगे,
अवश्य आने वाले समय में समस्या और ज़्यादा पैदा होने वाली है, और इसमें 3-4 और चीज़ें ऐड हो जाएगी। इतना होगा, दूसरा कुछ होना नहीं है। हमने आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू करने की बात की, उन्होंने निजीकरण लागू कर दिया। अब हमारा टॉपिक क्या हो गया? निजीकरण में आरक्षण भी दो। हो गया कि नहीं हो गया? 5-10 साल बाद एक आधी चीज़ और हो जाएगी, वहां फिर एक लाइन और जुड़ जाएगी। ये होगा तो सबसे पहले हमको जागरूक होकर, संगठित होकर अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब की तस्वीर लगाने से या जय भीम बोलने से भला नहीं होगा। उनको चाहते क्या था, वो मैसेज क्या देके गए, उनको अनुसरण भी करना पड़ेगा अपने जीवन में। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। और मैं एक लाइन इसमें मेरी ओर से जोड़ना चाहूँगा। देश के अंदर आज 13 से 14 मतलब 15 करोड़ के आसपास आदिवासी समुदाय, और आदिवासी समुदाय आरक्षण से ज्यादा लड़ाई लड़ रहा है जमीन की। आज ट्राइबल समुदाय जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आरक्षण से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जमीन। और इन चीजों पे तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जल जंगल जमीन की लड़ाई ट्राइबल लड़ रहा है। तो जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए भी यहाँ ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि वो बात यहाँ तक नहीं आ पाती, और आ पाती है तो मॉडिफाई होके आ पा रही है। पिछले 1 साल के अंदर 350 लोगों को मारा गया, सिर्फ जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे इस वजह से। 2014 से लगा के 2025 तक 2500 के आसपास आदिवासियों को नक्सलाइट के नाम पे, हाँ ओरिजिनल थे कुछ लोग, लेकिन 90% निर्दोष आदिवासियों को मारा गया है जल जंगल जमीन के लिए। मीडिया में आ रहा है कि ये माहौल, लेकिन वहां पर इतना दोहन हो रहा है, उद्योगपतियों को जमीनें अलॉट की जा रही है, ट्राइबलों को विस्थापित किया जा रहा है। तो 13 से 15% मतलब 15 करोड़ के आसपास ट्राइबल है, और वो सबसे ज़्यादा लड़ाई जल जंगल जमीन की लड़ रहा है। और उसके लिए भी संगठन के बैनर तले हर जगह आवाज़ उठानी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भारत, जय संविधान।